नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं जिनमें स्थापत्य कला का मैंने पहले वाले वीडियो में जिक्र किया है। अब इस वीडियो में हम आर्थिक जीवन की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य काम धंधे क्या थे, वे क्या क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। इसके बाद पहली बात अपन करते हैं कृषि कार्य, उन्नत कृषि कार्य, उन्नत कृषि कार्य, उन्नत कृषि कार्य। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कृषि का काम, महत्वपूर्ण काम उनका कृषि का कार्य था। खेती का काम करते थे। खेती में लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। लकड़ी के हल उस समय हुआ करते थे, उनका प्रयोग करते थे। लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, पहली बात। और उस समय कौन कौन सी फसलें थी इनके बारे में देख लीजिए आप। फसलें कौन कौन सी फसलों की बुआई करते थे, जैसे गेहूं, जौ, चावल, मटर, रागी, कपास इत्यादि फसलों की वे बुआई करते थे। उस समय गेहूं का प्रचलन था, जौ का था, चावल का था, मटर का था, रागी का था, कपास का था, अन्य कुछ और भी फसलें उस समय प्रचलन में थी। तो उन्नत कृषि कार्य वे करते थे। कृषि कार्य में वे लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। उस समय उनके पास कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे, मशीनें नहीं थी जिनके माध्यम से उन्होंने खेती बाड़ी कर ली। उस समय पशु हुआ करते थे, जिनमें जैसे गाय, भैंस, जैसे गेंडा भी उस समय प्रचलन में था, हाथी भी थे, उस समय घोड़े भी थे। तो बैलों के माध्यम से हलों को जोतने का काम करते थे, खेतों की जुताई बुआई करने का काम इस प्रकार से क्या करते थे। इनके पास अत्यधिक कृषि औजार, तो तांबे के वे कृषि औजार भी थे, जिनसे वे अपने फसलों की कटाई इत्यादि करके अपना जीवनोपार्जन करते थे। और जो जितना भी कृषि से उनकी जो उपज पैदा होती, उस उपज को पूरे वर्ष पर्यंत के लिए सुरक्षित रखते थे, जिसके लिए मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको स्थापत्य कला एक नमूना बताया था, अनागार, जिसको अपन कहते हैं धान कोटार। उस धान कोटार के अंदर इन सारी फसलों को वे सुरक्षित रखने का कार्य भी करते थे। उसके बाद अपने जीविकोपार्जन के लिए दूसरा काम उनका था व्यवसाय का, व्यवसाय व उद्योग धंधे, व्यवसाय व उद्योग। व्यवसाय में क्या था, नंबर एक, तांबे व कांसे के औजार, तांबे व कांसे के औजारों का निर्माण करते थे। नंबर एक महत्वपूर्ण बात, व्यवसाय में क्या था, तांबे व कांसे के औजारों का वे लोग निर्माण करते थे। और ज्यादा मात्रा में बनाने के बाद वे सीधे लोथल बंदरगाह पर जाते, एक बस्तियों से दूसरे बस्तियों में भी वे जाते थे और इन तांबे व कांसे के औजारों को बना करके बेचने का काम करते। और कुछ उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मौद्रिक प्रणाली का विकास उस समय नहीं था, तो इस प्रकार से ये इनका निर्माण करते थे। उसके बाद तो अपन अनुमान लगा सकते हैं तांबे व कांसे का प्रयोग करते थे। उस समय धातु उद्योग थे, तो उस समय धातु उद्योग थे, धातु उद्योग थे। धातुओं में कौन कौन सी, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, तो इस प्रकार की धातुएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में हड़प्पा सभ्यता के लोग, यानी हड़प्पा के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा नहीं था उस समय। सोना, चांदी, तांबा, कांसा जैसी महत्वपूर्ण धातुएं थी। उन धातुओं से वे मनके बनाने का काम भी करते थे। उसके बाद नंबर तीन, मनके बनाना, मनके बनाना। मनके बनाने के दो महत्वपूर्ण केंद्र मिले, एक तो मिला आपका चनूदड़ो में, चनूदड़ो व लोथल के अंदर मनके बनाने का
मनके बनाने के कुछ अवशेष यहाँ पर मिले हैं। मनके किससे बनाए जाते थे? मनके बनाने में देखो, एक तो आप काम में लेते थे सोना, सोना के मनके बनाते, चांदी के मनके बनाते। मनके का मतलब मणि, जो गले में पहनने वाले जो मनके हैं, मणियां जिसको अपन कहते हैं, जो सोना, चांदी, तांबा, पीली मिट्टी, शैलखड़ी आदि से ये मनके बनाने का कारोबार इनके पास था। ये मनके बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक बस्तियों से दूसरे बस्तियों में ले जाकर के बेचते और अपने जीविकोपार्जन को चलाते थे। इतना ही नहीं, मनके बनाने यानी मनकों के अवशेष अन्य सभ्यताओं में भी मिले हैं, जैसे मेसोपोटामिया में मिला है, मिस्र में भी मिले हैं, तो कुछ सभ्यताओं में भी मनके के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब अपन अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यताओं का जो संबंध था वो विदेशी सभ्यता संस्कृतियों से भी था। और कुछ अवशेष हमारे राजस्थान के अंदर भी मिले हैं, चनुदुलो में मिला है, लोथल के अंदर मिला है। तो इस प्रकार से कुछ विदेशी सभ्यताओं के अवशेष भी हमारी सभ्यता के अंदर निकले हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरी सभ्यता, इन दूसरे देशों की सभ्यता के लोग भी अपने भारत में आकर के इस प्रकार का व्यापारिक कार्य करते थे। उसके बाद अपन बात करते आगे, तीसरा मनके के बाद में जैसे मृद भांड है, मृद भांड, मिट्टी की मूर्तियां, कांसे व तांबे की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां। उसके बाद तो मृद भांड, मिट्टी की मूर्तियां, कांसे तांबे की मूर्तियां, कुछ महत्वपूर्ण औजार भी यहां से मिले हैं। इसका मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि मृद भांड इन बड़े बड़े मिट्टी के घड़े हुआ करते थे। उसके बाद मिट्टी की मूर्तियां, जैसे मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली, कांसे की मूर्तियां भी मिली, नर्तकी की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां का मतलब हो गया नर्तकी, नृत्य करती वो मूर्तियां, नर्तकी की मूर्तियां भी यहाँ पर मिली हैं। ये महत्वपूर्ण बात ये भी अपन जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्य था, जिनके माध्यम से वे लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे। इनके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। उसके बाद अगली बात अपन करते हैं मुहरे बनाने का काम। मुहरे नंबर 5, मुहरे बनाने का काम। मुहरों के ऊपर पशुओं के चित्र उत्कीर्ण थे और मोरों को आराम से खुट्टी में टांग भी देते थे। मोरों का प्रचलन उस समय सबसे महत्वपूर्ण था, मुहरे, ठीक है ना। तो मोरों का प्रचलन भी उस समय था। मोरों के ऊपर विभिन्न प्रकार के पशुओं के चित्र उत्कीर्ण थे, जैसे गाय, भैंस, भेड़ या अन्य हाथी, घोड़ा, जिनके अवशेष भी उनके ऊपर थे, यानी मोरों के ऊपर उत्कीर्ण थे, जिनको अपन सेल खड़ी भी कह सकते हैं, सेल खड़ी भी इसको अपन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मोरों का प्रचलन भी उस समय था। मोरे बना करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने का कार्य करते थे। उसके बाद आगे की बात अपन करते हैं धार्मिक जीवन की। नंबर 3, धार्मिक जीवन की अपन बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म में भी काफी विश्वास रखते थे। धार्मिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता वाले लोग थे। धार्मिक जीवन के अंदर देखो कौन कौन सी किस किस की पूजा करते थे। पूजा की बात अपन करें तो नंबर 1, मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा करने का काम करते थे। उसके बाद आद्य शिव की पूजा। उसके बाद जल पूजा, जल की भी वे पूजा करते थे। उसके बाद वृक्ष पूजा, वृक्षों में पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। उसके बाद आगे की अपन बात करें तो लिंग पूजा,
उसके बाद आगे की अपन बात करें तो पशु पूजा, पशु पूजा। इसका मतलब अपन जान सकते हैं कि धार्मिक जीवन में भी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म में भी बड़ा विश्वास रखते थे और वे मिट्टी की मूर्तियां बना करके मातृ देवी की पूजा करते थे। प्रत्येक घरों में मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां थी और उनकी पूजा पाठ किया करते थे। उसके बाद आदि शिव भगवान शिव की भी पूजा पाठ वे मूर्तियां बना करके करते थे। जल पूजा भी प्रत्यक्ष रूप से जल पूजा की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा में पीपल वृक्ष को वे पूजने का काम करते थे, जैसा कि आज भी पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। लिंग पूजा भी करते थे, पशु पूजा भी करते थे। तो इस प्रकार से उस समय बहुत बड़ा धार्मिक सद्भाव उन लोगों के अंदर था, विचारधारा लोगों के अंदर थी। उसके बाद धर्म की बात अपन करें तो अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं व अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाएं व अग्निकुंड। धार्मिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक तो थी अग्नि वेदिकाएं व अग्निकुंड। अग्नि वेदिकाएं अग्निकुंड यही हमें प्रमाण कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हवन यज्ञ इत्यादि भी करते थे और वे अपने आद्य देवताओं की पूजा पाठ इन अग्नि वेदिकाओं हवन और अग्निकुंडों के माध्यम से आहुति देकर के भी वो अपना धार्मिक जीवन यापन करते थे। तो इस प्रकार से उनका एक महत्वपूर्ण जो जीवन था वो धार्मिक जीवन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। नंबर 4 सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। पहली बात तो अपन ये ले लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। पहली बात महत्वपूर्ण चीज, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता, ये दोनों सभ्यताओं में बहुत बड़ा अंतर है। तो सामाजिक जीवन की अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ पर महिलाओं को बड़ा समाज में दर्जा था, उनका मान सम्मान था, उनको आदर सत्कार के भाव से देखा जाता था। महिलाओं की पूजा भी क्या करते थे, जैसे माता देवी की पूजा भी समाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण मूलभूत कारण बनता है। उसके बाद सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी, संयुक्त परिवार प्रथा भी थी। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, संयुक्त परिवार प्रथा का क्या था, प्रचलन था। यह महत्वपूर्ण बात है। और परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति, परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था, वयोवृद्ध व्यक्ति, परिवार का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, वयोवृद्ध व्यक्ति, वो मुखिया था। वो क्या था, मुखिया था। और पूरा परिवार उसी की दिशा निर्देश में पूरा परिवार काम करता था। तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन में मातृसत्तात्मक सभ्यता भी इसको अपन कह सकते हैं। यहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति वो परिवार का मुखिया था, उसके दिशा निर्देश में सारे परिवार के लोग कार्य करते थे। इसके बाद अगली अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन में बलि प्रथा। बलि प्रथा व जादू टोने में विश्वास करते थे। बलि प्रथा व जादू टोने में विश्वास करते थे। जादू टोने टोटके में भी विश्वास करते थे। तो ये भी एक अच्छी बात आती है हमारे सामने कि कुछ अवशेष वहां बलि प्रथा के निकले होंगे, मिले हैं, और जादू टोने में भी वे लोग विश्वास करते थे। उसके बाद की अपन बात करते हैं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा, प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यह भी एक महत्वपूर्ण सोचने की बात है कि उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी, महिलाएं घूंघट इत्यादि का पालन नहीं करती थी। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण कार्य आपके सामने है। उसके बाद समाज के अंदर महत्वपूर्ण जैसे
राजा का एक वर्ग अलग था, पुरोहित एक वर्ग समाज का अलग था, श्रमिक का वर्ग अलग था, कर्मचारियों का वर्ग भी अलग था। उसके बाद आगे की अपन बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, समाज के अंदर स्त्री और पुरुष आभूषण पहनते थे, एक समान आभूषण पहनने का काम करते थे। आभूषण स्त्रियां भी पहनती थी और पुरुष भी पहना करते थे। तो इस प्रकार से उसके बाद समाज के अंदर संगीत का बहुत महत्व था। संगीत, गाना बजाने का काम भी इस सभ्यता के लोग करते थे। उसके बाद महत्वपूर्ण बात और करते हैं, आखेटन यानी शिकार करना। आखेटन का मतलब शिकारी, शिकार करने का कार्य भी इस सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें आई हैं। एक आध बात अपन और कर लेते हैं इसके अंदर, व्यवसाय के अंदर बाट बनाना। बाट बनाना, बाट बनाने का कार्य। बाट माप तोल के लिए, किसी वस्तुओं को तोलने मापने के लिए बाट का प्रयोग भी किया जाता था। तो इस प्रकार की ये जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में जैसे स्थापत्य कला, जैसा कि मैंने आपको बताया, नगर नियोजन, सुनियोजित नगर नियोजन। उसके बाद में विशाल शरणागार, विशाल अनागार, लंबी चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों की नालियां, नाले। तो इस प्रकार की ये स्थापत्य कला के अंदर महत्वपूर्ण बात आती है गोदीवाड़ा, जिसको डार्क यार्ड कहा जाता है या बंदरगाह भी कहा जाता है। विशाल जलाशय, विभिन्न प्रकार की ये कला करती है स्थापत्य कला में। आर्थिक जीवन में वे लोग कृषि कार्य भी करते थे और कृषि कार्य के साथ साथ एक महत्वपूर्ण काम और करते थे, पशुपालन। पशुपालन, पशुपालन में विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, कुत्ता। तो विभिन्न प्रकार के पशुओं का भी वे पशुपालन करते थे। अब घोड़े के जो अवशेष हमें मिले हैं वो एकमात्र एक सभ्यता से मिले हैं, वो है सुरकोटड़ा से, या सुतकोटड़ा भी इसको कहा जा सकता है, जहां से घोड़े के अवशेष मिले। इसका मतलब अपन जान सकते हैं कि उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग घोड़े को भी रखा करते थे, उनका भी उपयोग उस समय था। उसके बाद अगली बात अपन करें तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन की बात करें तो कई सभ्यताओं से अग्नि वेदिकाएं, अग्निकुंड भी मिले हैं। इसका मतलब है यज्ञ हवन इत्यादि करने का काम, देवताओं की स्तुतियां देने का काम भी करते थे। माता देवी की पूजा करते, आदि शिव की पूजा करते, जल पूजा, वृक्ष पूजा, इन पीपल के लिंग पूजा, पशु पूजा करते थे। तो इस प्रकार से उनके धार्मिक जीवन में, यानी लोगों में धार्मिक सहिष्णुता का भाव था। उसके बाद सामाजिक जीवन मातृसत्तात्मक सभ्यता थी और संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति मुखिया हुआ करता था और बलि प्रथा, जादू टोने में वे लोग विश्वास करते थे। उसके बाद पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा में वे लोग नहीं जानते थे। उसके बाद आगे की अपन बात करें पशुपालन में, तो वे लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, कुत्ता इत्यादि का पालन भी क्या करते थे। तो इस प्रकार की ये सभ्यता थी जिसको हम क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसका विस्तार भी आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में लंबाई बताई है। ये सभ्यता लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में आकर के पूर्णतया समाप्त हो गई। कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि सभ्यता प्राकृतिक आपदाओं के कारण जमीन में धंस गई, और कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि ये सभ्यता आर्यों के आगमन के कारण, आर्यों ने इस सभ्यता को आकर के नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से आपको इस सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न में दिक्कत आए, समस्या आए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। धन्यवाद।